गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली लेक्चर में हमने मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंट्रोड्यूस किया था। क्या थ्योरी है इसके पीछे हमने वो डिस्कस किया था और ये कहा था कि जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा रेज जो की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज़ करता है, अगर ग्राउंड स्टेट के दूसरे न्यूक्लियाई वहाँ प्रेजेंट हैं तो वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। लेकिन हमने ये कहा था कि रेजोनेंस में दो प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो है वो है न्यूक्लियर रिकॉइल की। रिकॉइल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बंदूक चलाते हैं कंधे से सटा के, और जैसे ही बंदूक से गोली आगे निकलती है बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है। तो जब भी हाई एनर्जी की कुछ भी चीज़ जो है वो बाहर निकलती है, कोई ऑब्जेक्ट रिलीज़ करता है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो रिकॉइल करता है, पीछे की तरफ आता है। यही केस जो है वो न्यूक्लियस के साथ है। जैसे हमने पिछली बार बताया कि जो गामा रेज निकल रही हैं वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की हैं। एनर्जी उनकी थी 2.30 इंटू 10⁻⁻8 अर्ग्स पर न्यूक्लियस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज़ की। तो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की ये रेडिएशंस हैं, ये फोटॉन्स हैं, और इसलिए इनका मोमेंटम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मोमेंटम का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से, वेव नंबर से होता है। मोमेंटम होता है डी ब्रॉगली रिलेशन के हिसाब से h/λ के बराबर, या हम इसे कह सकते हैं hc के बराबर। तो जब इतनी हाई मोमेंटम वाला फोटोन जो है वो निकलता है एक न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस टोटल मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रिकॉइल करेगा, पीछे की ओर आएगा। अब मूवमेंट हो रहा है और रेडिएशंस वो रिलीज़ कर रहा है, तो हम जानते हैं कि डॉपलर इफ़ेक्ट के हिसाब से जब कोई मूविंग बॉडी रेडिएशन एमिट करती है तो जो भी हमने मॉनिटर लगाया है, जो भी ऑब्ज़र्व कर रहा है उस रेडिएशन को, जो ऑब्ज़र्वर है वो स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियस एमिट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी को ऑब्ज़र्व ना करके बल्कि उससे कुछ शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी वो ऑब्ज़र्व करेगा। इसे ही हम कहते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। और ये जो फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट आएगा, बढ़ेगी या घटेगी, वो किस पर डिपेंड करता है कि जो मूवमेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी है सोर्स और ऑब्ज़र्वर के बीच में, वो कितना है, किस स्पीड से हो रहा है। तो डेल्टा न्यू यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व करेगा वो होगी न्यू v/c के बराबर। न्यू फ्रीक्वेंसी है एमिटेड रेडिएशन की, v है रिलेटिव वेलोसिटी सोर्स और ऑब्ज़र्वर के बीच की, यानी ऑब्ज़र्वर की रिस्पेक्ट में सोर्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और c वेलोसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे आयरन का केस लें, तो आयरन 57 अगर हम ले रहे हैं, और अगर v यानी जो रेडिएशन एमिट करने वाला न्यूक्लियस है, रेडिएशन रिलीज़ करने वाला जो नाभिक है, वो 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रिकॉइल करे, तो डेल्टा न्यू आता है 10⁻12 हर्ट्ज़, बहुत ज़्यादा। और अगर हम देखें कि इस केस में लाइन विड्थ जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे वो कितनी होती है, तो वो होती है 10⁻6 साइकिल्स पर सेकंड या 10⁻6 हर्ट्ज़ के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि 10⁻12 जो है वो 10⁻6 के कंपैरिजन में 1 मिलियन गुना ज़्यादा है, 10 लाख गुना ज़्यादा
डेल्टा न्यू है। तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियस की रिकॉइल के कारण जो रिलीज्ड फ्रीक्वेंसी है वो मिलियन लाइन विड्थ दूर हो जाएगी एब्जॉर्प्शन की पोजीशन यानी न्यू से। तो रेजोनेंस नहीं हो सकता क्योंकि जो रिलीज्ड फ्रीक्वेंसी है वो कहीं और है और जो एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कहीं और है, बहुत ज़्यादा दूर है, यानी 1 मिलियन लाइन विड्थ टाइम जो है वो दूर है। तो इस कारण एब्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर हम एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो जो रिलीज़ हुई हैं गामा रेडिएशन उनकी एनर्जी किसके बराबर होगी? एक तो ओरिजिनल जो गामा रेडिएशंस थी उसकी एनर्जी, उसमें से हम रिकॉइल एनर्जी माइनस कर दें तो वो एनर्जी आएगी एमिटेड गामा रेडिएशंस की। तो अगर मान लीजिए ओरिजिनल गामा रेडिएशन की एनर्जी है E के बराबर, रिकॉइल एनर्जी है ER, तो एमिटेड गामा रेडिएशंस की एनर्जी हो जाएगी ET माइनस ER। और चाहिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस को? ET प्लस ER के बराबर, क्योंकि जब न्यूक्लियस उन गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो वो भी रिकॉइल करेगा। इतनी हाई मोमेंटम का, इतनी हाई एनर्जी की रेडिएशंस जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वो भी रिकॉइल करता है। तो रिकॉइल के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए, तो एब्जॉर्ब करने वाला न्यूक्लियस जो है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ET प्लस ER। अब न्यूक्लियस को मिल तो रही है ET माइनस ER, उसको चाहिए ET प्लस ER, तो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसमें डिफरेंस आ गया 2 इंटू ER के बराबर। तो ये गैप जो है इसके कारण रेजोनेंस जो है वो नहीं हो पाती। एनर्जी उसको चाहिए कुछ और मिल उससे काफ़ी कम रही है। तो जितनी ER ज़्यादा होगी उतना ही एनर्जी में डिफरेंस, रिक्वायरमेंट में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये प्रोसेस, तो ये फिनोमिनन तो पहले पता था कि इस तरह से जो है एक्साइटेड न्यूक्लियस गामा रेडिएशंस रिलीज़ करता है और उसको कोई दूसरा न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है इसके बारे में, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा इसके बारे में सबसे पहले मॉसबॉर्न ने बताया। 1958 में मॉसबॉर्न ने बताया कि एब्जॉर्प्शन हो सकता है अगर हम मास बढ़ा दें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है P²/2m के बराबर। हम इन दोनों रिलेशन से ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो हम इन दोनों को कंबाइन करें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी P²/2m के बराबर। तो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि m जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब m यहाँ पर तो एक न्यूक्लियस के लिए, आयरन का एक न्यूक्लियस का मास बहुत बहुत कम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम जो सोर्स है आयरन 57 का, उसको और जो एब्जॉर्ब करने वाला जो है, उन दोनों को ही हम एक सॉलिड लैटिस में कन्फाइन कर दें, उसमें फिक्स कर दें, तो मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस कारण काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी। तो मॉसबॉर्न ने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। सोर्स को और एब्जॉर्बर को, दोनों को उन्होंने फिक्स कर दिया एक सॉलिड लैटिस में, और उसके बाद ये देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो गई, रिकॉइल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई, इस कारण जो रेजोनेंस है वो उसकी पॉसिबिलिटी बन गई। तो एक फैक्टर हमने आज ये डिस्कस किया कि क्यों रेजोनेंस नहीं हो पाता था और किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया मॉसबॉर्न के द्वारा। सेकंड जो फैक्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।